नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। यह अग्नि परीक्षा की घड़ी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे टिकना। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा है, जो कि विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो किसी के गढ़ को आसानी से भेदने के लिए काफी है। अब ऐसे में जब पीएम मोदी 7 अप्रैल को एमपी के चुनावी रण में उतरेंगे तो क्या कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान हो पाएगी? आज अग्नि परीक्षा में बात इसी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जो पार्टी को एक अलग मुकाम पर ले जा चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने जहां प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश को विश्व गुरु की रेस में आगे कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी का भी ऐसा विस्तार किया, विपक्ष को एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ा। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब किसी एक चेहरे को हराने के लिए पूरे देश की पार्टियां एक होने लगी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी तय होने वाला है, और केंद्रीय नेताओं का लगातार आना होगा छत्तीसगढ़, और निश्चित रूप से प्रदेश में उसका अच्छा असर होने वाला है। हम कार्यकर्ताओं का उत्साह केंद्रीय नेताओं के आने से बढ़ने। प्रधानमंत्री 8 तारीख को आ रहे हैं बस्तर में। फिर बस्तर की जनता को झूठ बोलकर जाएंगे। बस्तर की जनता को जुमलेबाजी करके जाएंगे, क्योंकि बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस 3 महीने में त्रस्त हो चुकी है। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से बस्तर से सरगुजा तक लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होगा। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर दोनों ही प्रदेशों में सियासत जारी है, तो पहले आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी कब आने वाले हैं। 7 अप्रैल को पीएम मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर रहेंगे, तो 8 अप्रैल को पीएम छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पर चुनावी सभा करेंगे। वहीं 9 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आएंगे, जहां वो बालाघाट में चुनावी कमान संभालेंगे। अब जहां आचार संहिता लगने के बाद सबसे पहले एमपी के जबलपुर दौरे पर आएंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए जबलपुर को क्यों चुना है। 7 अप्रैल को जबलपुर आ सकते हैं पीएम, क्योंकि महाकौशल का सेंटर पॉइंट जबलपुर है। जबलपुर से बीजेपी सीधे मंडला और शहडोल पर फोकस करना चाहती है। पीएम के आने का कारण जबलपुर में बीजेपी द्वारा लोकसभा प्रत्याशी को बदलना भी है। वहीं आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा होगा। अगले दिन पीएम छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, जहां वो बस्तर में चुनावी रैली करेंगे। 8 अप्रैल को नक्सलगढ़ कहे जाने वाले बस्तर में पीएम की रैली हो सकती है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट है बस्तर। पहले चरण में प्रदेश की एकमात्र सीट बस्तर पर चुनाव होने हैं। इस सीट पर 2019 में बीजेपी को करारी हार मिली थी। आधी आबादी को साधने पर पीएम की नजर रहेगी। वहीं अगले दिन प्रधानमंत्री वापस मध्य प्रदेश आएंगे, जहां वो बालाघाट में कमान संभालेंगे। 9 अप्रैल को बालाघाट दौरे पर प्रधानमंत्री आएंगे, जहां से बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा और सीधी सीट पर रहेगा। एमपी में 2 सीटों पर प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे। 2 सीटों से पहले चरण की 6 सीटों पर नजर रहेगी। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए पीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी के भी एमपी दौरे की संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 या 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वे मंडला सीट से हुंकार भरेंगे। कांग्रेस आदिवासी वोटर्स पर फोकस करते हुए ट्राइबल बेल्ट में राहुल गांधी की सभाएं आयोजित कराएंगी।
एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इन सभी 6 सीटों पर आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि राहुल के एमपी दौरे में क्या क्या खास रह सकता है। साफ तौर से सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इन सभी 6 सीटों पर आदिवासी वोटर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो साफ तौर से इस बेल्ट को साधने की चुनौती भी राहुल गांधी के सामने होगी। जब जब भी दिग्गज आते हैं तो आकलन पुराने चुनावों का भी किया जाता है कि 2019 में और उसके बाद भी जब विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले दिग्गजों ने कहां पर दौरा किया। वोटिंग प्रतिशत तो एक आधार रहता है, लेकिन जीत के प्रतिशत इस बात से आकलन होता है कि दिग्गजों ने जिन क्षेत्रों में दौरा किया वहां पर कौन जीता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लड़ाई गारंटी की भी है, लड़ाई मिशन 29 की भी है। एक तरफ बीजेपी मिशन 29 की बात मध्य प्रदेश में कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे पाएगी। राहुल गांधी जब हुंकार भरेंगे उनके निशाने पर कौन कौन होंगे। जिक्र छिंदवाड़ा का भी जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी जब दौरा करेंगे तो छिंदवाड़ा सीट के मद्देनजर मुझे जो बातें कहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। 7 अप्रैल को जबलपुर आएंगे तो वहां से भी इस क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम तरह की बातें कहेंगी। अब जरा स्ट्राइक रेट देख लीजिए। जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं करते हैं उसका व्यापक रूप से क्या असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में देखिए 58 से थोड़ा ऊपर प्रतिशत से ऊपर, मणिपुर में 100%, उत्तराखंड में 70%, गोवा में 55%, हिमाचल में 63.30%, गुजरात में 82.14%। तो इस स्ट्राइक रेट का जब औसत निकालते हैं तो यह निकलकर सामने आता है 61%। तो बीजेपी मिशन 370 और ओवरऑल 400 के पार का जो नारा दे रही है उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट देखिए, विधानसभा कवर की थी 30 सीट, जीत हासिल कितने 21 सीट और स्ट्राइक रेट रहा 70%। अब एमपी की बात कर लेते हैं। विधानसभा कवर का जो आंकड़ा है वो 81 सीट का है, जीत हासिल की 59 सीट, स्ट्राइक रेट रहा 72.83%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साहित है। दूसरी तरफ विपक्ष की चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है, और यह चुनौती इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पिछले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, एरिया कवर करते हैं, सिर्फ उसी सीट पर नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी उसका असर पड़ता है। जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं और अधिक विश्लेषण करने के लिए। सत्यप्रकाश, जरा विश्लेषण कीजिए, पिछले जो चुनाव हुए पीएम मोदी जहां जहां पर आए उसका कितना असर पड़ा, और कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दे छाए हुए हैं, पीएम मोदी आएंगे, हुंकार भरेंगे तो विपक्ष के सामने चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरूप का इक्का साबित हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जहां जहां रहा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सभाएं रही और सभाओं में जब वो कहते नजर आए, मान लीजिए कांकेर में जो उनकी सभा हुई और कांकेर में उन्होंने कहा सबसे पहले कि मैं छत्तीसगढ़ जब आया हूं तो ये मत समझिए कि मैं चुनाव प्रचार करने आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन के शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आया हूं। इतना कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और महज 13 विधायक थे विपक्ष के तौर पे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटियों पे लोगों का यकीन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंचों से अपनी बातें रखते थे उस पे लोगों का विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में बड़ी मैंडेट की 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
अब बारी लोकसभा चुनाव की है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पहली रैली, पहली जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस्तर में ही होने वाली है। बस्तर के भानपुरी में, मतलब कोंडागांव जिले में आता है, वहां पे ये सभा होने वाली है जो प्रस्तावित है 8 अप्रैल को। और इस सभा से प्रधानमंत्री हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो एक तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री की जब रैली होती है तो सियासी फिजा बदलती हुई। छत्तीसगढ़ आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद भोपाल से सीधे लाइव और अधिक विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। प्रमोद, पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, मुख्यमंत्री उत्साहित होंगे, पूरी पार्टी उत्साहित होगी, लेकिन विपक्ष कितना चिंतित होगा? देखिए, विपक्ष की तो टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी का, पहले आपको दौरे को लेकर लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि पीएम मोदी 7 तारीख को जबलपुर में और जबकि बालाघाट में 9 तारीख को आएंगे और महाकौशल को साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 6 की 6 सीटों को साधते पीएम मोदी नजर आएंगे। यानी शुरुआत छक्के के साथ कर रहे हैं, जीत के छक्के के साथ। 6 लोकसभा सीट है और जबलपुर में पीएम मोदी का जो प्रस्तावित है वो रोड शो भी रहने वाला है 7 तारीख को और 8 के बाद 9 तारीख को बालाघाट में आएंगे और बालाघाट में वो चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। जहां जहां पीएम जाते हैं वहां वहां विपक्षी पार्टियां साफ हो जाती हैं। स्ट्राइक रेट देखिए एकदम धुआंधार बल्लेबाज की तरह, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और सब कुछ चौतरफा ग्राउंड में मैदान। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं सीट के सियासी गणित की। अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक लोकसभा सीट का सियासी गणित समझाते हैं और आज आपको बताते हैं बस्तर का सियासी समीकरण, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। बस्तर लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासियों के लिए आरक्षित है सीट। राजनीतिक नजर से बेहद अहम है बस्तर। 1999 से 2019 तक बीजेपी का दबदबा रहा। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता, 39,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहां पर एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ वर्तमान है और बीच में वो जनता खड़ी है जो हर बार तय करती है कि कौन होगा उनके क्षेत्र का भाग्य विधाता, जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा। पीएम मोदी की यहां पर जनसभा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं सीट की जातिगत समीकरण की हम बात करें तो बस्तर में 60% आदिवासी आबादी है, वहीं ओबीसी आबादी 20% है और सामान्य आबादी की बात करें ये भी 20% है। वहीं बस्तर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जगदलपुर है, बस्तर, चित्रकोट, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा सीट शामिल है। वहीं बस्तर लोकसभा सीट के स्थानीय मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर यहां राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश भी की जाती है। तो ये मुद्दे हैं नक्सलवाद का, पलायन, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधा, आवागमन की समस्या। बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद और इसी मुद्दे पर काम करते हुए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 3 महीनों में कई बड़े काम नक्सली इलाकों में किए हैं। 2 महीने में बस्तर में कई बदलाव हुए। नक्सली इलाकों में 27 मोबाइल टावर लगाए गए, 35 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, 10 नए कैंपों की शुरुआत की गई, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी की गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावे करती है कि इस क्षेत्र में उन्होंने कई विकास कार्य किए थे जब प्रदेश सरकार थी। और अब आपको बताते हैं कि बस्तर में किस पार्टी ने कब विजय हासिल की। साल 1999 की बात करें, तब से लेकर 2014 तक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा। वहीं साल 2019 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया था और अब बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ में वापसी का प्लान सेट कर रही है। वहीं सीट पर मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 13,31,127 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 7,12,261 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,59,824 है। वहीं ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो वो संख्या 48 है और नए मतदाताओं की संख्या हो गई है 19,681। अग्नि परीक्षा में अब हम बात कांग्रेस के नेताओं के दल बदल की करते हैं। क्या कांग्रेस में धर्म युद्ध छिड़ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी हो गई है? आरोप बीजेपी लगाती तो कोई नई बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस पर यह सवाल उसी के नेता उठा रहे हैं
और कांग्रेस को एंटी सनातन बताकर पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस क्यों टूट रही है, उसके पुराने नेता क्यों पाला बदल रहे हैं। विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं तो सनातन को आप चुप्पी साध ले लो, और इसको मानने समझने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। शर्मा जी को पार्टी की सदस्यता जानता है। कांग्रेस में इन दिनों सियासी पतझड़ का मौसम चल रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव का पहला चरण पास आता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता एक एक कर हाथ से दूर होते जा रहे हैं। आरोप कांग्रेस आला कमान पर लग रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर लग रहे हैं और सबसे बड़े आरोप कांग्रेस के सनातन विरोधी विचारों पर लग रहे हैं। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। गौरव वल्लभ ने सोशल मीडिया एक्स पर इस्तीफे का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें पार्टी छोड़ने के पीछे कई वजहों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए आइडिया की कद्र नहीं है, जमीनी कार्यकर्ताओं से पार्टी दूर है, पार्टी का स्टैंड सनातन विरोधी है और कांग्रेस वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाती है। इतना ही नहीं, गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीधे शब्दों में कहा धर्म एवं हतोहन कि वो हमेशा से चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड ने उन्हें परेशान कर दिया और आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सिर्फ गौरव वल्लभ ही नहीं, पिछले 24 घंटे में कांग्रेस से 3 बड़े चेहरे गायब हो गए। गौरव वल्लभ के अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय निरुपम ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी इस्तीफा सौंप दिया। अनिल शर्मा ने जहां बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहीं संजय निरुपम का स्टैंड अभी साफ नहीं है। हालांकि संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से अलग होने के बाद पार्टी आलाकमान समेत बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं जो आपस में ही लड़ते हैं। कांग्रेस वैचारिक तौर पर दिशाहीन हो गई है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ नहीं रही। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। इससे पहले मशहूर बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी कल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी का दामन थामने से 24 घंटे पहले तक विजेंदर सोशल मीडिया पर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, मगर एक झटके में उनके जज्बात बदल गए और उन्होंने हाथ छोड़ कमल थाम लिया। जाहिर है कांग्रेस जिस तरह बिखरती जा रही है, अंतरकलह से पार्टी टूटती जा रही है, उसका असर आने वाले आम चुनाव पर भी दिख सकता है, क्योंकि पहले विपक्षी गठबंधन में विवाद और अब अंदरूनी खींचतान कांग्रेस को कमजोर करती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।